नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। क्या प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना हार जाएगा? इसके शुभ संकेत मिलने भी लगे हैं। प्लाज्मा थेरेपी का टेस्ट कोरोना पर कितना बेस्ट है, इस पर दिल्ली के साथ कुछ और राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर प्लाज्मा थेरेपी पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे। देश के कुछ जाने माने डॉक्टर्स भी हमारे साथ होंगे। थेरेपी का A to Z देश के ये दिग्गज डॉक्टर आपको समझाएंगे कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के लिए कैसे रामबाण बन सकता है और कैसे कोरोना मरीज इस थेरेपी से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल भी कर रही है। 4 कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से फायदा भी हुआ है। इसके ट्रायल के लिए दिल्ली सरकार और ज्यादा परमिशन लेगी। प्लाज्मा थेरेपी कैसे दिल्ली के कुछ मरीजों के लिए संजीवनी बनी है, यह बात खुद दिल्ली के सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है। पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज़ निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि LNJP अस्पताल, केवल LNJP के लिए हमें परमिशन मिली थी कि LNJP अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, LNJP के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना हार जाएगा, क्योंकि इसका बाकायदा जिक्र आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। 4 मरीजों पर इसका टेस्ट हुआ है, एक तरह से ट्रायल हुआ है और उससे अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे फायदा होगा। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान कुरुक्षेत्र में आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े। नरोत्तम मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि आज आपकी डॉक्टर हर्षवर्धन से बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या बात हुई, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ? 4-5 विषय मैंने माननीय डॉक्टर साहब हर्षवर्धन जी को दिए थे। उनमें से 2 मेन थे। एक तो प्लाज्मा थेरेपी के तहत मध्य प्रदेश के अंदर इलाज करना चाहते हैं अरविंदो चिकित्सालय के डॉक्टर भंडारी है और JDB कह रहे थे, तो दोनों को अनुमति दे दें और मध्य प्रदेश में इस नई थेरेपी से इलाज हो जाने दें। उन्होंने कहा है कि ICMR की गाइडलाइन के तहत जो भी मेल कर देगा उसको अनुमति माने वो और इलाज प्रारंभ करे। तो इस तरह से आज से प्लाज्मा थेरेपी के तहत मध्य प्रदेश में इलाज करने का फ्रीडम मिला है। दूसरा, मैंने उनसे कहा था कि हमको जांच की किट हम स्टोर करना चाहते हैं, जिससे अगर कहीं एकदम करना पड़े तो एकदम भी कर ले, तो ऑटो किट उपलब्ध कराएं। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि कल वो हमें ऑटो किट के लिए निर्देश दे देंगे। नरोत्तम मिश्रा साहब, इंदौर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा केसेस जो हैं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहीं बढ़ रहे हैं। यानी 915 संक्रमित मरीज हैं, 52 लोगों की मौत हो चुकी है। ये इस पर कैसे काबू पाया जाएगा, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चिंता की बात है, पर एक प्रसन्नता की बात भी है कि अब पेशेंट ठीक होने बिना भी प्रारंभ हो गए हैं। नए केस मिल रहे हैं, ये सच है, लेकिन ठीक हो रहे हैं, ये भी सच है। और तीसरी प्रसन्नता की बात एक ये भी है कि डेथ रेट जो था मध्य प्रदेश के अंदर वो आधे से भी कम रह गया है। जहाँ 10% का प्रारंभ हुआ था वो 4.8 पे आ गया डेथ रेट।
अगर हमने इसी तरह से और संसाधन और चिंता करी तो आप ये तय मान के चलिए कि डेथ हम कम से कम पे ले आएंगे, 1-2% पर ही ले आके खड़ी कर देंगे। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर हमने 548 कंटोनमेंट एरिया घोषित किए थे। इस कंटोनमेंट एरिया जो 548 थे, इसमें 26 लाख की आबादी मध्य प्रदेश में हमारी चिन्हित हुई थी। इस 26 लाख आबादी में से 25 लाख आबादी का हमने सर्वे कर लिया। 1 लाख की आबादी बची है, उसका एक आध दिन में सर्वे हो जाएगा। इन 26 लाख में से 15,471 लोग संक्रमित कोरोना के अलावा पाए गए जी। जो जुकाम खांसी सर्दी तो थी पर कोरोना नहीं था, तो उनका भी फर्स्ट एड इलाज करके स्वस्थ घोषित उन्हें कर दिया गया। अब अगर नया कंट्रोलमेंट एरिया अगर कोई बनेगा भी तो हम उसको ताकत से रोक करके इलाज कर पाएंगे। ये बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है। एक ये भी है कि कोई नया जिला मध्य प्रदेश में अभी नहीं मिला है कोरोना का, ये भी प्रसन्नता की बात है। जो मिले थे जिले जहां 1, 2, 4, 6 थे, इन 4 जिलों को छोड़ दें अपन, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन को, तो बाकी 1-1, 2-2 केस थे जो कि सुधार की ओर बढ़े और कई जिले मुक्त भी हो गए। कई जिले, आधे जिले तो ऐसे थे जब मिला ही नहीं था कोई केस। ये मध्य प्रदेश का अधिकांश इलाका ऐसा था कि जहां पर आधे से अधिक इलाका ऐसा था जहां कोई कोरोना का केस ही नहीं था। एक इलाका ही है जहां पे लोग मिले थे। मिश्रा साहब ये बताइए कि जमात के जो मरीज ठीक हुए हैं, क्या उनसे आप संपर्क में हैं? क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की अगर बात हो रही है तो वो खुशी खुशी देंगे, इस बारे में कोई उनसे बातचीत हुई है? अभी तो अनुमति मिली है, अनुमति आएगी कल तक। आप इतना तेज चैनल हो गया कि अभी बात कहां से करें, अनुमति आने दें, उस दिशा में भी बात करेंगे और बढ़ेंगे। जमात के लोग हों या अन्य लोग हों, हम सबका सहयोग मानेंगे, पर ये तो मानना ही पड़ेगा आपको कि फैला तो जमात के कारण ही है इंदौर के अंदर। जी नरोत्तम मिश्रा साहब, 170 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया। अकेले मैं इंदौर शहर की बात करूं और 11 लाख आबादी का सर्वेक्षण भी कर लिया है, 600 टीमों ने मिलकर यह किया है। तो उस बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि उससे आपको लग रहा है कि अब धीरे धीरे पूरा जो सर्विलांस है वो सही तरीके से हो रहा है यहां पर? निश्चित रूप से लग रहा है, जो आपको लग रहा है वो मुझे भी लग रहा है जी। और मैं एक प्रार्थना ये भी करना चाहूँगा एनडीटीवी के माध्यम से कि ये बीमारी सपोर्टिंग बीमारी में ज़्यादा नुकसान कर देती है। जैसे हमारे यहाँ कल जो मौत हुई उसको डेंगू था, कोरोना हुआ और मर गया। इसके पहले जो बीमारी वाला था उसको किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और ये हुआ और मर गया। अकेला कोरोना मार नहीं पा रहा किसी को मध्य प्रदेश के अंदर। हमारे पास में इतने अच्छे इलाज हैं। दूसरा, 65 साल 60 साल से ऊपर के लोग प्रभावित ज़्यादा हो रहे हैं। जो नौजवान है उसको ये प्रभावित ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। जिसकी विल पावर अच्छी, रेजिस्टेंस क्षमता अच्छी है, इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा है, वो इससे लड़ने में सक्षम पाता है अपने आप को। इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि ये कोरोना में जो पेशेंट है बेचारा वो डिप्रेशन में चला जाता है देख देख के टीवी को। दूसरा पक्ष हालांकि आप दिखा रहे हैं, पर दूसरा पक्ष भी आना चाहिए सभी चैनलों में कि भाई ठीक भी हो रहे हैं लोग, बच भी रहे हैं लोग। कोरोना हो गया मतलब यही नहीं है कि हम मरी जाएंगे हम। बिल्कुल सर, इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं कि वो जो अच्छा पहलू है जाना चाहिए, वो आपके माध्यम से इंडिया टीवी पर आए दर्शक आपको सुनेंगे। वो अच्छी खबर हम आप ही से जानना चाह रहे हैं सर। नहीं सुन पाया मैं आपकी बात। जी, मेरा ये कहना है कि इंडिया टीवी पर आप हैं सर, तो आपके माध्यम से दर्शक सुन पाएंगे। वो अच्छी खबर आप ही दीजिए ना। आपने जैसा कि बताया कि बहुत सारे मरीज ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। अरे अभी 55 केस भोपाल से छूटने वाले हैं अभी जी। 29 केस भोपाल में अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले हैं 14 दिन के बाद में। 300 के ऊपर ऐसे पेशेंट मध्य प्रदेश में हो जाएंगे जो ठीक हो गए और घर गए, स्वस्थ होके, पूर्णतः स्वस्थ होके। ये अपने आप में खुशखबरी जैसी है कि लोग लगातार रोज, परसों गए, कल गए, आज गए, लोग लगातार ठीक होके जा रहे हैं।
दूसरा डेथ रेट जो 10% थी वो 4.8% रह गई जी। मरने इसके तीसरा मर इसके कारण से नहीं रहा है कोई कि कोरोना से मर रहा है जी। सपोर्टिंग रोग जो है, जैसे आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, कल सुना होगा, डेंगू था उसको और कोरोना हो गया जी। इस तरह की जो केस है। मिश्रा साहब एक आखिरी सवाल है, छोटा सा आंसर चाहिए होगा उसमें। जैसी चीजें, अमृता जैसी चीजें। जी मिश्रा साहब एक आखिरी सवाल है मेरा, रमजान आने वाला है, कितनी भी देर सवाल करो, कॉमरेड का दबाव बहुत है जी। रमजान आने वाला है तो लॉकडाउन टूट रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो इसको लेकर किस तरह से तैयारी की है मध्य प्रदेश सरकार ने, जरा ये बता दीजिए। नहीं, तैयारी की तो बात ही नहीं है उसमें। अभी तो सारे जो भी धार्मिक स्थान है जहां पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, कोई हो, अभी तो लॉकडाउन तक तो सभी स्थगित है। और लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा ये मध्य प्रदेश सरकार तय नहीं करती, ये टीम मोदी तय करती है, माननीय मोदी जी तय करते हैं। तो इसलिए टीम मोदी जो तय करेगी हम सब उसका अक्षर से पालन करेंगे। आज मोदी जी वैश्विक नेता के रूप में, आज मोदी मॉडल जो कोरोना में विश्व के अंदर उभर के आया, उसको पूरे विश्व ने सराहा है। आज बड़े बड़े राजनेता मोदी जी के मॉडल को कहते हैं कि ये सही इलाज था। नरोत्तम मिश्रा साहब, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बातें बताई हैं, जिस तरह से आपकी सरकार वहां काम कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबरें लगातार अब आनी शुरू होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। और तमाम डॉक्टर्स जाने माने देश के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय करवा दूं। डॉक्टर एम वली हैं हमारे साथ, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रवि मलिक CMD रेडिक्स हॉस्पिटल के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर BL शेरवाल डायरेक्टर है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र किया। सबसे पहले तो आप जरा यह समझाइए कि यह प्लाज्मा थेरेपी है क्या, इसके प्रिंसिपल क्या है? देखिए पंकज जी, ये समझाने के लिए हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल का अरेंजमेंट किया था, ये समझाने के लिए कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या जी। इसके 3 कंपोनेंट हैं। देखिए प्लाज्मा थेरेपी हम क्या कहते हैं कि जैसे सपोजिंगली मुझे कोरोना वायरल इन्फेक्शन हुई तो मेरे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगी, तो मेरे शरीर में एंटीबॉडीज आ जाएंगी। जब मैं कोरोना से ठीक हो जाता हूं तो मेरे अंदर वो एंटीबॉडीज मेरे ब्लड में प्रेजेंट रहेंगी, मेरे प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगी। अब इमेजिन कीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना हो गया तो मेरी प्लाज्मा को निकाल के उसके जरिए वो एंटीबॉडीज उस मरीज में दे देंगे। सर हम चाहेंगे कि वो ड्रिल आप करके दिखाएं, वो डेमो अगर करके दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए। ये हमने एक छोटा सा डेमो ड्रिल किया है जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम ये प्लाज्मा की प्रिपरेशन करते हैं। ये एक प्लाज्मा की एक मॉक ड्रिल में हम दिखाएंगे। ये प्लाज्मा इस तरह से लगभग होता है जिसमें कि हम एक प्लाज्मा बनाते हैं, प्लाज्मा पेशेंट के अंदर दिया जाता है। और ये प्लाज्मा बनाने की भी एक विधि है, एक मशीन होती है जिसमें से कि हम ब्लड ले लेते हैं। लोगों को अक्सर ये ख्याल होता है कि जो हम प्लाज्मा बनाते हैं वो पूरा ब्लड लेंगे, वेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम शरीर में से केवल प्लाज्मा निकाल लेते हैं, ब्लड अंदर ही रहता है, ब्लड के सेल्स अंदर ही रहते हैं। हम शरीर में से एक मशीन होती है जो फिल्टर करके सिर्फ प्लाज्मा अलग कर देती है। उस प्लाज्मा को हम पेशेंट के अंदर चढ़ा देते हैं और उससे क्या है कि पेशेंट के अंदर जो क्षमता होती है रोग को खत्म करने की वो आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग ये प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। तो ये हमने एक तरह से ड्रिल करके दिखाया आपको कि इस तरह से प्लाज्मा हम निकालते हैं, प्लाज्मा पेशेंट के ऊपर चढ़ाते हैं और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर किस तरह से इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं जो ये प्लाज्मा थेरेपी है कोई नई थेरेपी नहीं है। 1890 के आसपास जो है सबसे पहले जो है प्लाज्मा थेरेपी यूज की गई थी डिप्थीरिया के पेशेंट्स में। उसके बाद में ये 2008 में भी यूज हुई है H1N1 के लिए, उसके बाद में 2014 में भी ये यूज हुई है इबोला के लिए, उसके बाद में 2015 में भी यूज हुई है हमारे उसके लिए बहुत सारे चीज़ों के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए जैसे सार्स के लिए यूज हुई है। और जब पेंडेमिक आया था 1918 में स्पेनिश फ्लू का, उस वक्त भी ये एक्सपेरिमेंटली यूज हुई है। तो कोई नई थेरेपी नहीं है। इवन इस बार भी अगर हम बात करें तो चाइना में, US में, UK में, इन सब जगहों पे प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल्स भी हुए हैं और इनको यूज भी किया गया और कुछ ना कुछ इसमें फायदा भी देखा गया है। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। जब तक हमारे पास दवाई नहीं आती या वैक्सीन नहीं आती है हम ये प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं।
एक तो जो मरीज है वो ठीक हो सकता है, और दूसरा यह है कि जो हाई रिस्क वर्कर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो परिजन है लोगों के, उनको भी हम दे सकते हैं ताकि उनको कोरोना का अटैक ना हो, जिसको कि हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से हॉस्पिटल सेटिंग में हम लोग इस तरह से प्लाज्मा थेरेपी देते हैं, और ये अब कारगर अगर सिद्ध हो जाती है, काफी क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा मरीजों को बीमारी से निकालने के लिए। डॉक्टर मलिक, आज जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब कम से कम अच्छी खबरें आनी शुरू हो रही हैं, यानी जो अपवर्ड ग्राफ था वो अब कहीं कहीं डाउनवर्ड होता नजर आ रहा है, उसके फ्लैट होने का, हॉरिजॉन्टल होने का इंतजार है जैसा कि कहा जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से कोरोना वायरस के इलाज में ये कारगर हो सकती है, कारगर साबित हो सकती है प्लाज्मा थेरेपी? जी, मुझसे पूछा है? जी। हाँ, देखिए, अच्छे रिजल्ट्स तो शुरू से ही आ रहे हैं। हमारे यहाँ डेथ का आंकड़ा और हमारे यहाँ पेशेंट्स का आंकड़ा और हमारे यहाँ जो रिकवर पेशेंट्स हो रहे हैं, आज भी जो है लेटेस्ट 4814 का है, इससे और 4-6 और बढ़ गए होंगे जो रिकवर हो गए हैं, तो ये 5000 के करीब टच कर रहा है। तो मेरा कहना ये है इसमें कि हमारा जो ये लॉकडाउन चल रहा है और हमारा जो ये डिसिप्लिन चल रहा है, विद सम एक्सेप्शंस, ये बहुत कारगर साबित हुआ है। और आज मोदी जी ने जो देश की नाड़ी है, पंचायत है और ज़िले हैं, उनको भी छू लिया है। तो अब हर लेवल पे इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। और मैं आपको 1-2 और खुशखबरी दे दूं कि इसके बाद प्लाज्मा थेरेपी के बाद इजराइल में जो है प्लेसेंटल सेल्स को निकाल के उन्होंने एक प्लेसेंटा से 20,000 मरीजों को ट्रीट कर सकते हैं। दैट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स विच दे हैव डेवलप्ड ए थेरेपी। और आप ही की नोएडा में जो एक यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी, वहाँ भी एक प्रोजेक्ट वो लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी पे। सो इंडिया इज मार्चिंग अहेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड इन्फेक्शंस। और अगर आप पहले वाली हिस्ट्री देखें कि 2 पेशेंट जो इटली के SMS मेडिकल कॉलेज से ठीक होकर गए थे, तो ये सब हम वेट करके, हमारे हर्षवर्धन साहब खुद एक डॉक्टर हैं जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जी, और वो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ ये थेरेपीज लोगों को ऑफर करा रहे हैं। ICMR सुपरवाइज कर रही है। और जैसा अभी बताया हमारे मित्र ने कि ये सबसे पहले हमारे जो हाई रिस्क हेल्थ वर्कर हैं, प्लाज्मा थेरेपी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है आफ्टर अप्रूवल। ये मैंने भी आपके लिए निकाल के रखा था प्लाज्मा, अगर दर्शक देखना चाहें तो नीचे ये ब्लड कंपोनेंट्स हैं और ऊपर क्लियर सुपरनेटेंट प्लाज्मा है। और इसका सही नाम जो है वो कन्वलेसेंट प्लाज्मा है। कन्वलेसेंट प्लाज्मा इसको इसलिए कहा जाता है कि ये प्लाज्मा उस मरीज का हो सकता है जो मरीज अपने प्लाज्मा में इम्यूनिटी पैदा कर चुका है, और उसकी ये इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी दिन तक असर कर सकती है उन पेशेंट्स में जो पेशेंट बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं, जो ICU में हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी इन 4 पेशेंट से पहले, जो केजरीवाल साहब ने आज अनाउंस किए हैं, डॉक्टर सरीन उसके लीडर हैं, डॉक्टर शिव सरीन, वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है एक केस में। और ये जो 4 केस लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के हैं, इसमें भी ये वो पेशेंट्स नहीं है जो जनरल पेशेंट है कोविड के, ये ICU वाले सिक पेशेंट्स हैं जो बहुत सीरियस थे और वो वेंटिलेटर से ऑफ हो गए प्लाज्मा थेरेपी के बाद। तो ये एक विजिबल इम्प्रूवमेंट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये मेथड भी ट्राइड मेथड है और ये बहुत सेफ भी है, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू। बिल्कुल डॉक्टर वली, आप कह रहे हैं बहुत सेफ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स हैं। डॉक्टर शेरवाल, बहुत सारे डाउट्स हैं। वो डाउट्स ये हैं कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके शरीर से प्लाज्मा लिया जाएगा क्या उसको किसी तरह का नुकसान हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल कमल जी आपने पूछा है पंकज जी। बेसिकली ये एक ज़रूर समझना चाहिए, जो डोनर हैं, जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा जिनसे हम लेंगे, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये आम जिस तरह से ब्लड डोनेशन आम तौर पर किया जाता है, ऐसे ही ये कोरोना के
ठीक हुए मरीजों से हम ब्लड लेने की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि नॉर्मल ब्लड डोनेशन के दौरान कोई दिक्कत किसी भी हेल्दी डोनर को नहीं होती है, ऐसे ही कोरोना से ठीक हुए पेशेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और जैसे ब्लड आम आदमी में हम कहते हैं कि बहुत जल्द जो है इमीडिएटली रिप्लेस होता है और पूरी तरह से जो है इवन ब्लड की रिकवरी बहुत जल्दी 24 आवर में हम इसको नॉर्मल हो जाता है, तो उसको मरीज़ को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से क्योंकि हम बेसिकली राजीव गांधी में हमारे पास 500 बेडेड कोरोना के लिए पेशेंट्स हम इलाज करते हैं, उसके लिए मैं चाहूँगा कि जो लोग दिल्ली में लोकनायक हॉस्पिटल हो या राजीव गांधी हो या किसी और सरकारी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा करके ठीक हुए हैं, उनसे विनती है कि वो बिना किसी हिचक के मुझे मालूम है कि सरकार अपने लेवल पे प्रयास कर रही है उनको कांटेक्ट करने की, और वो आगे आना चाहिए उनको और खून देने के लिए उत्साहित होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आगे बीमार होगा जो लोग ठीक हुए हैं उन्हें सामने आना चाहिए और प्लाज्मा। डॉक्टर वली ने जो बताया कि वो सिक पेशेंट है, जी बिल्कुल, तो प्लाज्मा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी तरह के साइड इफेक्ट्स उससे नहीं होते। पूरा प्रोसीजर क्या है ये हम डॉक्टर रवि मलिक से समझेंगे, क्योंकि वो खुद इस वक्त अपने क्लिनिक में मौजूद हैं, बाकायदा वो हमें समझाएंगे अच्छे से। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना के केस काफी कम हैं और मरीजों के ठीक होने की दर सबसे ज्यादा है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि अभी भारत में कोरोना स्टेज 3 में नहीं पहुंचा है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। और देश के 3 जाने माने डॉक्टर्स इस वक्त हमारे सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, 130 करोड़ का देश है हमारा भारत और 23,077 टोटल केसेस हैं कोरोना के और ठीक हुए हैं 4,748। अब एक बड़ा टास्क है प्लाज्मा थेरेपी के लिए, अगर राजी भी कर लिया, मनाना एक बड़ा टास्क है, और अगर मना भी लिया तो ऐसे में प्रैक्टिकल होगा क्या, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या मरीजों की है और अगर प्लाज्मा दे भी दिया 4,000 लोगों ने तो कैसे होगा यह संभव? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारे देश की काफी जनसंख्या है, लेकिन आपको बताऊं मोर्टेलिटी रेट काफी कम है। मोस्टली पेशेंट्स तो ठीक ही हुए जा रहे हैं। जब वो ठीक हुए जा रहे हैं और सीरियस होने की जो पेशेंट्स की क्रम है वो बहुत कम है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे को प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा की कमी पड़ेगी, क्योंकि वहां दिक्कत आती है जहां पे पेशेंट्स की रिकवरी कम हो रही है और सीरियस ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे रिकवरी काफी ज्यादा हो रही है, तो हमारे को प्लाज्मा थेरेपी मिल जाएगी। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर दूसरे देशों से आप कंपेयर करें पंकज जी, तो हमारे यहाँ पे 1 मिलियन के ऊपर सिर्फ 0.5 केसेस हो रहे हैं एज कंपेयर टू दूसरे विश्व के लोगों से। जैसे यूके में 100 से ऊपर हो रहे हैं, इटली में 200 से ऊपर हो रहे हैं, यानी हर 1 मिलियन की पॉपुलेशन में 200 से ऊपर के केसेस हो रहे हैं। हमारे इधर केवल 0.5 केसेस हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और ग्राफ भी जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा लीनियर स्टेज में जा रहा है, बढ़ जरूर रहे हैं केसेस, क्योंकि हम केसेस बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। अब 5.5 लाख हमने टेस्ट कर दिए, जो कि पहले बड़े कम थे, तो नेचुरली। लेकिन केसेस के अंदर पॉजिटिविटी आने की अगर 3-3.5% है तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे देशों के अंदर पॉजिटिविटी आने की जो क्रम है वो 15% तक रहा है। तो उस वे से अगर देखा जाए तो स्थिति अभी तक बिल्कुल एक्सप्लोडिंग उसमें नहीं है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि हम स्टेज 3 में नहीं गए हैं। अब हम आते हैं प्लाज्मा थेरेपी। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं। इस बीच हमारे साथ दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सत्येंद्र जैन जुड़ गए हैं। डॉक्टर जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आपसे हम जानना चाहेंगे, आज अरविंद केजरीवाल जी ने जिक्र किया है प्लाज्मा थेरेपी का,
कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा, थोड़ा इसका प्रैक्टिकलिटी में अगर आप समझा पाए हमें तो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है। जब किसी भी इंसान को कोरोना होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसके शरीर में उससे लड़ने के लिए खुद एंटीबॉडीज बनती हैं, प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं। वो एंटीबॉडीज बन के उस कोरोना के वायरस को मार देती हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज रहती हैं। अब दूसरा कोई पेशेंट है जिसके शरीर में इन्फेक्शन है, कई बार उसकी एंटीबॉडीज लेट बनती है, कम बनती है या नहीं बनती हैं। अगर जिस पेशेंट को ठीक हो चुका है उसके शरीर से एंटीबॉडीज हम लेके इस मरीज़ को दे दें तो उसके शरीर में लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है और वो वायरस से जीत जाता है। हम क्या करते हैं, जो पेशेंट ठीक हो चुका है उसके शरीर से ब्लड लेते हैं, उस ब्लड में से प्लाज्मा अलग करते हैं। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होती है, एंटीबॉडीज़ वाला वो प्लाज्मा हम जो बीमार है, जो सीवियरली बीमार है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उस इंसान को देते हैं और उससे उसको ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोसीजर ये है, बहुत सिंपल थेरेपी, सिंपल सिस्टम है। 100 साल से ज़्यादा हो गए इस सिस्टम को चलते हुए, अलग अलग बीमारियों के लिए इसको यूज़ किया गया है जी। अब कोरोना क्योंकि एक नई बीमारी आई है तो इसके अंदर कई देशों के अंदर इसको कोशिश की गई, हिंदुस्तान में भी दिल्ली के अंदर इसके लिए कोशिश स्टार्ट की गई। 10 दिन पहले हमें केंद्र सरकार से परमिशन मिली। दिल्ली सरकार के LNH हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया। 4 लोगों को, 4 जो गंभीर रूप से बीमार थे उनको ये थेरेपी दी गई है और चारों के अंदर बहुत ही आशाजनक रिजल्ट आए। जैन साहब ये बताइए कि ऐसे में काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, जो मरीज ठीक हो रहे हैं कि भाई आप आगे आइए और प्लाज्मा जो है वो दीजिए अपना, वो एक मुश्किल टास्क है, उसको कैसे करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिन लोगों को जो ठीक हो चुके हैं, दिल्ली के अंदर 800 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक, उन लोगों से एक एक से मिलकर काउंसलिंग की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि अब आप तो इस महामारी से बच गए हैं, आपके पास भगवान की देन है कि आपके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं, आपके शरीर में, आपके ब्लड में ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो कोरोना के वायरस को मार सकती है। आपकी जान बच चुकी है, अब आप चाहें तो एक बारी ब्लड डोनेट करके जिस ब्लड में से हम प्लाज्मा अलग करेंगे, प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होगी वो दूसरे बीमार आदमी चढ़ाएंगे, उसकी जान बच सकती है। अगर आप एक बारी भी अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो आप एक या एक से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं। हमने जिन लोगों से बात की अभी तक काफ़ी उत्साहजनक रिजल्ट आए हैं। उनको सिर्फ प्रोसीजर समझाना होता है कि प्रोसीजर क्या है और कैसे काम करती है। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि भी काम कैसे करती है। कई को लगता है कि ये बिल्कुल नई थेरेपी है, ये होगी या कामयाब होगी या नहीं होगी। थेरेपी नई नहीं है, इस बीमारी के लिए नई ज़रूर है। तो जितने भी लोगों से बात हो रही है, ज़्यादातर लोग इसके लिए हाँ कर रहे हैं और यही कारण है कि हम इसके लिए काफ़ी उत्साहित है। डोनर मुझे लगता है कि हमें मिल जाएंगे और जितने भी लोग सीरियस होंगे हम उनका इलाज कर पाएंगे। जैन साहब, इससे पहले कि मैं थोड़ा अलग सवाल आपसे पूछूं, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये भी है कि जो ठीक हुए हैं वो दोबारा संक्रमित ना हो जाए, ये मन में कहीं ना कहीं डर जरूर होगा। तो ऐसे में उनको किस तरह से आप समझा रहे हैं कि भैया आप प्लाज्मा अगर देंगे तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा आपको? देखिएगा, ये तो दुनिया में सबको पता है, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक का हाथ ऐसे रहता है, एक का हाथ ऐसे रहता है। जो हाथ ऐसे रखने वाला है उसके बजाय जो हाथ ऐसे रखने वाला है, जो किसी को कुछ दे रहा है, दूसरों का ख्याल रख रहा है, उसका भगवान ख्याल रखता है। आपको बिना किसी दिक्कत के आप ठीक हो गए, इसका मतलब भगवान ने आपका ख्याल रखा ना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी और की जान बचाएं। ये बात पक्का है कि जिसको एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो नॉर्मली सेम बीमारी से इन्फेक्शन दोबारा नहीं होता है। आपके शरीर में तो एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार है, अगर दोबारा इन्फेक्शन होगा तो उसको काम चलेगा नहीं। जैसे कोई भी वैक्सीनेशन होती है, उसका भी कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब भी वैक्सीनेशन किया जाता है एंटीबॉडी शरीर में बन जाती हैं और जीवन भर वो फिर उसका उस बीमारी से मुकाबला कर सकती है। आपके शरीर में एक बार एंटीबॉडीज बन गई है तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस हैं। सर, एक और चीज की, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली की अगर हम बात करें, चूंकि 50 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं दिल्ली में भी, तो ऐसे में उन पर किस तरह से नजर रखी जा रही है, सर्विलांस किया जा रहा है, उस बारे में थोड़ा अगर आप बता पाए। देखिए, दिल्ली के अंदर अब 90 से भी ज़्यादा 93 के करीब सर्विलेंस जोन बन चुके हैं, कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। जहाँ पर भी 3 से ज़्यादा केस एक ही जगह पर आते हैं उसको हम कंटेनमेंट जोन बना देते हैं। वहाँ की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, वहाँ के लोगों को एक पैरामीटर के अंदर कन्फाइन किया जाता है। मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर भी कंटेनमेंट जोन है कम से कम मूवमेंट करें, घर से बाहर बहुत ही कम निकले, वहीं पर नहीं पूरी दिल्ली में कम से कम निकले। देखिएगा, ये बीमारी बहुत ही कंटीजियस है, एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैलती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उनको नहीं होने वाली, हो सकता है आपको ना हो या आपको कोई असर ना हो, बट
आपको अगर ये बीमारी लगती है और आपकी वजह से आपके माता पिता को, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को लगती है, तो ज़रूर आपको अफसोस होगा कल जब उनके साथ कोई तकलीफ होगी। तो इसलिए अपना मूवमेंट कम से कम रखें और इस बीमारी को बढ़ने से बचाने में अपना सहयोग दें। सर, आज जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें एक अच्छी बात यह सुनने में आई कि जो डबलिंग पहले भारत में होती थी 3 दिन में, अब वो 10 दिन में हो रही है, तो ये कम से कम एक राहत की खबर है। हाँ, दिल्ली के अंदर 13 दिन में हो रही है डबलिंग, राहत की बात है। एक टाइम ऐसा आया था दिल्ली में भी 3-3.5 दिन के अंदर डबलिंग थी, अब 13 दिन में डबलिंग हो रही है। थोड़ा सा राहत की बात है, परंतु मैं ये कहूँगा राहत से खुश होने की बात नहीं है। मुझे लगता है इसको 0 पे लाने की ज़रूरत है कि डबलिंग रेट ऐसा हो जाए कि आपके डबल कभी हो ही ना, कम, इसको बिल्कुल कंटेन करने की ज़रूरत है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, 3 तारीख तक तो मुझे लगता है हर चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। सर, रमज़ान शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में उसके लिए किस तरह से तैयारी की है सरकार ने? देखिएगा, तो लॉकडाउन चल ही रहा है, तो इसमें मुझे लगता है अलग से कोई खास तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो लोगों का मूवमेंट हो रहा होता तो सब घर में है, जो घर में है तो घर में आराम से रमजान भी मना सकते हैं, ईद भी मना सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, दिल्ली वालों के लिए कम से कम ये बता दीजिए कि जो लॉकडाउन है उसका अच्छी तरीके से देश तो पालन कर ही रहा है, दिल्ली वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, दिल्ली के अंदर ज़्यादातर लोग उसका ठीक से पालन कर रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका पालन करना नहीं चाह रहे हैं। उनको जरा सा बहाने होते हैं घर से बाहर निकलने के लिए। कभी दूध लेने के लिए निकलेंगे, फिर सब्जी लेने के लिए दोबारा निकलेंगे, फल लेने के लिए तीसरी बार निकलेंगे, किराने की दुकान पर चौथी बार ही जाएंगे, फिर छोटा सा कोई सामान दवाई लेने, दवाई के लिए अलग से जाएंगे। दिन में 6 चक्कर बाहर से लगाए। मैं कहता हूँ पहली बात तो घर से कम निकलिएगा, निकलना भी तो एक बार से ज़्यादा मत निकलिएगा। जितना आप बाहर निकलेंगे उतना ही बाहर से बीमारी घर में लाने के चांसेस बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूँगा, सभी से अपील करूँगा कि घर से बाहर कम से कम निकलें। सर, लॉकडाउन के बारे में भी कहा गया कि बहुत टाइमली ये डिसीजन लिया गया इंडिया में, तो दिल्ली वालों को आप कहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो 1 लाख तक आंकड़ा पहुंच जाता, नंबर पहुंच जाता। देखिए, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं अगर लॉकडाउन ना हुआ होता, 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, अगर दिल्ली में और देश में लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो कम से कम 50 गुने से 100 गुना केस होते। अगर आप 50 गुना भी लगाइए तो दिल्ली में 1 लाख से ऊपर होते, 100 गुना लगाएं तो 2 लाख से ऊपर होते। अभी देखिए 2000 के करीब केसेस हैं दिल्ली में, कुल मिलाकर 2376 केसेज हैं। इसका 100 गुना कितना ज़्यादा हो जाता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। सत्येंद्र जैन, हेल्थ मिनिस्टर, उनसे हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर वली, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया वो बहुत टाइमली लिया गया। आज हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात की गई, अगर ऐसा ना होता तो 1 लाख तक मरीजों की संख्या पहुंच जाती। बिल्कुल, ये लॉकडाउन का रिहर्सल भी तो कराया था प्रधानमंत्री जी ने संडे को, तो देख ली थी देश की पल्स, उन्होंने नाप ली थी देश की पल्स। बहुत इंटेलिजेंट मूव था वो, जो संडे को सांकेतिक लॉकडाउन हुआ था, वो बहुत बढ़िया डेमो था कि हम लोग घर में रह सकते हैं। और वी गेव ए वेरी गुड डिसिप्लिन। और उसके बाद जो कंटिन्यूटी में ये 2 फेज का लॉकडाउन 1 और 2 है, ये बहुत कामयाब है। हमको 100 में से 100 नंबर दिए हैं ऑक्सफोर्ड ने, और हमको बिल गेट्स ने सराहा है, हमको WHO ने सराहा है। हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, डबलिंग टाइम बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, और हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट जो हैं बहुत एंथुजियाज्म के साथ पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, डेथ रेट बहुत कम है। वो लोग मर रहे हैं, सिर्फ वो लोगों की डेथ हो रही है सिर्फ जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं। और जो अभी प्लाज्मा की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये हर एक को नहीं देना है। ये मॉर्बिड पेशेंट्स को जो आईसीयू में हैं, जिनका सैचुरेशन 90 से कम है, जिनको सीवियर ब्रेथलेसनेस है, और जो वेंटिलेटर पर हैं, और जिनको कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे किडनी की या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम है, उनको देना है। और जो देने वाला है उसमें भी ये देखना है कि और कोई बीमारी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मलेरिया, कोई हेपेटाइटिस, ये सब बीमारी नहीं है। तो ए थॉरो स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड
दिस इज ए वेरी गुड मोडेलिटी आफ्टर विच वी आर। डॉक्टर रवि मलिक, चूंकि आप हमारे साथ हैं, आप अपने क्लिनिक में मौजूद हैं, तो वो प्रोसीजर एक बार अगर आप फिर से हमारे दर्शकों के लिए बता दें। और मैं आपसे थोड़ा डिफरेंशिएशन चाहूंगा 3 चीजों में। जब आप ब्लड देते हैं तो एक थोड़ी कमजोरी आती है, इस तरह की फीलिंग आती है कि एक साथ आप बार बार नहीं दे सकते, उसमें गैप चाहिए होता है। प्लेटलेट्स आप डेंगू के लिए देते हैं तो उसका एक अलग प्रोसीजर रहता है। तो ये कितना डिफरेंट है? प्लाज्मा कितनी बार एक शख्स दे सकता है, उसके बारे में अगर आप बता पाएं, और थोड़ा एक बार फिर से अगर हमारे दर्शकों के लिए आप दिखा दें पूरा प्रोसीजर। पंकज जी, ये काफी ज्यादा डिफरेंट है एज कंपेयर टू ब्लड के देने के। जैसे हम ब्लड देते हैं तो कुछ हफ्तों तक हम ब्लड को दे ही नहीं सकते उसके बाद में, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी जो है एक व्यक्ति हफ्ते के अंदर 2-3 बार भी दे सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्लड ट्रांसफ्यूज जब करते हैं तो काफी साइड इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के जो रिएक्शंस हैं वो काफी कम होते हैं, क्योंकि इसमें से सेलुलर कंपोनेंट हम निकाल देते हैं। यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निल साइड इफेक्ट्स हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे इससे हेपेटाइटिस बी, सी या HIV जैसी चीज भी ट्रांसमिट हो सकती है, तो इसको स्क्रीन करना बड़ा जरूरी है। कई बार रिएक्शन हो सकती है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है, कई बार ये हमारी बॉडी में से, जो पेशेंट की बॉडीज में से एंटीबॉडीज बननी है, उनको भी थोड़ा सप्रेस कर सकता है। इसीलिए इसके लिए हम डबल कंट्रोल्ड ब्लाइंड स्टडीज करते हैं। 100 मरीज उनको देंगे जिनको की कोरोना वायरस है, 100 मरीज वैसे देंगे जिनको, और उन दोनों में फिर इफेक्ट देखेंगे। एक तो उनको देंगे जिनको कोरोना वायरस काफी है, और एक उनको नहीं देंगे। फिर हम इफेक्ट देखेंगे, साइड इफेक्ट वर्सेस एफिकेसी क्या है। इसको हम कहते हैं डबल ट्रायल रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ब्लाइंड स्टडी। ये हम करते हैं, तब हम इसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। लेकिन शुरुआती दौर के बड़े अच्छे आए हैं। अगर पंकज जी आपकी इजाजत दे तो मैं आपको पूरा समझाता हूं ये इसकी विधि क्या होती है। हम पेशेंट को लेते हैं और पेशेंट में से ब्लड के अंदर से हम प्लाज्मा निकालते हैं, जो कि लगभग इस तरह की चीज होती है, जो कि ये आपको कैमरे में दिखा रहे हैं। इस तरह की हम चीज होती है, मशीन में हम ब्लड डालते हैं और मशीन में से एक तरफ से ब्लड पेशेंट के जाता है और दूसरी तरफ से हम प्लाज्मा ले लेते हैं। पेशेंट से हम ब्लड नहीं निकालते, केवल प्लाज्मा निकालते हैं। सेल सारी उसकी बॉडी में ही रह जाते हैं, इसलिए उसको कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होते, ना इसको देने से ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। डोनर और रिसिपिएंट दोनों ही सेफ हैं। और उसके बाद में फिर हम पेशेंट में देते हैं। ये एक हमने ड्रिल के फॉर्म में आपको बताया कि इस तरह से प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा उसी तरह से दिया जाता है जिस तरह से हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ये बेसिकली जो विधि है, ये विधि बड़ी सिंपल है, और ये आज का इलाज नहीं है। ये 120 साल से ये इलाज चल रहा है, बहुत सारी बीमारियों में दिया गया, लेकिन ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट का मतलब यह है, जब तक हमारे पास प्रॉपर दवाई नहीं आती या वैक्सीन नहीं आती। और इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो बहुत हाई रिस्क पेशेंट है, जो डॉक्टर 100 मरीज रोज कोरोना के देख रहे हैं, हम उनको भी दे सकते हैं। तो उससे पैसिव इम्यूनाइजेशन हो जाएगी, उन डॉक्टर साहब को कोरोना होगा ही नहीं। मरीजों को तो हम ट्रीट करते ही हैं, लेकिन उन डॉक्टर नर्सेस के साथ भी हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिसने शुरुआती दौर में हमारे को काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। दूसरी चीज एक और मैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताना चाहूंगा कि इससे जो एंटीबॉडीज होते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर कोरोना। मतलब इसकी जो ये दवाई अगर ये काम करती है तो फिर ये बड़ी अचूक दवाई होती है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज जो होते हैं, दे आर वेरी हाईली स्पेसिफिक ऑफ कोरोना वायरस। और इसकी हमें कमी नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं जो रिकवर हुए हैं, और सीरियस पेशेंट्स जो हैं उनकी मात्रा बहुत कम है। बिल्कुल, तो डोनर और रिसीवर दोनों पूरी तरह से सेफ हैं, जैसा कि डॉक्टर रवि मलिक बता रहे थे। तो इसमें अब कम से कम डरने की बात नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर शेरवाल, कोरोना हुआ, ठीक हुआ, और फिर री इन्फेक्ट हो रहे हैं, इस तरह के भी केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में प्लाज्मा कितना इफेक्टिव? नहीं, जहाँ तक री इन्फेक्शन की बात है, केसेस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है जैसे, और उसके कारण कुछ और है। एक तो ये थ्योरी है कि रीएक्टिवेट हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि किसी और स्ट्रेन से इन्फेक्ट हो सकता है। तो जैसे डॉक्टर रवि ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, प्लाज्मा थेरेपी केवल कोमॉर्बिडिटी, और जो पेशेंट सीवियरली इल है, वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, या सैचुरेशन लेवल कम है, या ARDS में हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और उनमें इमीडिएटली रिजल्ट भी दिखता है कि वो वेंटिलेटर से बाहर आते हैं, सैचुरेशन इम्प्रूव होती है, रेस्पिरेशन इम्प्रूव होता है। तो उन पेशेंट्स के लिए एक्टिव देखते हैं। और ये एक अच्छी बात है एक तरह से कि हमारे पास अभी वो पेशेंट कम हैं। जैसे हमारे अभी हॉस्पिटल में राजीव गांधी में करीब 300 के आसपास पेशेंट आ चुके हैं। उसमें से एक पेशेंट केवल ऐसा है जो
एक दिन के लिए वेंटिलेटर पे गए थे, उसके बाद इमीडिएटली वो वापस आए हैं। तो एक ये अच्छी चीज़ है। तो एक पेशेंट केवल अभी प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमने पार्टिसिपेट किया है उसमें, बाकी और केसेस अभी इतने सिक नहीं हैं कि उनको प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत हो। तो इसलिए आपने एक सवाल पूछा था डॉक्टर वाली से भी, डॉक्टर आई थिंक रवि ने जवाब दिया था कि भी ये शॉर्टेज हुई है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि अभी शॉर्टेज इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अगर हम जिस प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं उसके हिसाब से भी जो रिक्वायरमेंट है केवल हमारी उन्हीं पेशेंट के अंदर है जो वेंटिलेटर पे आईसीयू में हैं, और उन पे हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और वेंटिलेशन से बाहर आएँ, क्योंकि एक बार वो वहाँ पर वर्सनिंग होती है और वेंटिलेटर से बाहर वापस नहीं आ पाते और वो उनकी मोर्टेलिटी होती है। उसको बचाना है, मोर्टेलिटी को इम्प्रूव करता है, वो इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी पेशेंट ऑलमोस्ट 80-82% तो नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उसके अंदर जो है वो प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल नहीं है। और बल्कि वो अगर जिनमें इन्फेक्शन मॉडरेट हो या स्वेयर इन्फेक्शन हो और वो ठीक होते हैं, वो एक अच्छे डोनर हैं प्लाज्मा थेरेपी के लिए। बिल्कुल डॉक्टर वली, डॉक्टर वली जब आप डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं तो हमारे जो दर्शक हैं उनमें आशा जगती है, होप जगती है। तो आप ये बताइए, दो सवाल है मेरे आपसे। एक सवाल तो ये है कि डॉक्टर सरीन का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेशन जैसा नहीं है, तो एक शख्स 10 बार भी प्लाज्मा दे सकता है और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये भी उन्होंने कहा है। तो इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा। और दूसरा ये कि जो ये अपवर्ड ग्राफ था कोरोना का, वो अब थोड़ा डाउनवर्ड होता दिख रहा है, तो वो कब तक हॉरिजॉन्टल होगा, ये थोड़ी सी आशा जगाइए, ये कब तक होगा? बहुत आशावान हूं मैं। देखिए, इसमें एक और अनुपात 160 1:160 डाइल्यूशन होना चाहिए। इस सीरम में एंटीबॉडी का ये टेस्ट होगा तो वो सीरम फायदेमंद होगा, ऐसे नहीं हैफाजर्ड किसी का सीरम नहीं लिया जाएगा। तो ये क्राइटेरियन है 1:, ये हम डाइल्यूशन देखते हैं, जैसे 1 चम्मच शक्कर को 160 चम्मच शक्कर में मिला दिया जाए तो 160 चम्मच पानी में, तो ये डाइल्यूशन अगर होगा तब वो जाके इफेक्टिव होगी। मिनिमम जो इसका प्रिस्क्राइब डाइल्यूशन है 80 गुना है, तो 160 गुना में भी अगर एंटीबॉडी सीरम में मिले इतनी डाइल्यूशन में, तो वो लीजिए आएगा ब्लड। दूसरे बार बार ब्लड दे सकता है अगर उसकी ये एंटीबॉडी टाइटर है, अगर उसके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडी है और ये एंटीबॉडी धीरे धीरे डिक्लाइन होगी। 2-3 हफ्ते बाद उसका ब्लड इस लायक नहीं रहेगा कि वो बार बार दे, तो 2-3 हफ्ते में मैक्सिमम वो 2-3 बार दे सकता है। एक इसमें राइडर है, अगर एंटीबॉडी टाइटर अच्छा है तो एक कलेक्शन ऑफ जो प्लाज्मा है वो 2 पेशेंट के लिए सफिशिएंट हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। और तीसरा ये है कि जब हम ब्लीडिंग होती है पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं और इतना सब प्लाज्मा डेंगू में दिया है, प्लेटलेट दिया है, कोई रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता। सिलेक्टेड केसेस में पेशेंट की जो इम्यूनिटी है, जो उसके अंदर लड़ाई चल रही है कोरोना की और इम्यूनिटी की, बहुत कम परसेंटेज में 1% में ये उस लड़ाई में इफेक्ट कर सकता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो हम साइड इफेक्ट्स ये बीमारियों का है वो हम चढ़ाने से पहले देखेंगे कि उसकी ब्लड में हेपेटाइटिस और कोई सिफिलिस या मलेरिया या और कोई HIV जैसा संक्रमण नहीं है। तो ये बहुत आसान और बहुत अच्छी थेरेपी है। वी शुड एनकरेज आवर डॉक्टर्स हु आर कमिंग फॉरवर्ड टू डू दिस थेरेपी, एंड दिस इज वेरी 100% नियर 100% ट्रीटमेंट एंड होप फॉर डाइंग पेशेंट। ग्राफ की जहां तक आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है ये। हमारा ग्राफ बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा जो पेशेंट की रिकवरी है बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ सब एक्शन टाइमली लिया गया है। आप जैसे चैनल्स ने पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरह से एजुकेट किया है, हमारे कुलीग्स ने दिन रात मेहनत करके, नर्सेज ने मेहनत करके काम किया है। मुझे लगता है अनदर 15 डेज, जैसे कि 3.4 से आज 12 और हम 10 की बात कर रहे हैं, डबलिंग टाइम 13 तक अभी बोल गए सत्येंद्र साहब, तो हमें लगता है कि ये और डबलिंग टाइम बढ़ जाएगा। और इन द मीन टाइम ये जो प्लाज्मा, ये प्लेसेंटल सेल्स हैं और ये जो स्टेम सेल्स हैं, इस पे भी कुछ बात हम लोग 2 दिन बाद। डॉक्टर रवि मलिक, आखिरी 30 सेकंड्स कुछ आप कहना चाहेंगे दर्शकों से?
देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक कोरोना का तल्लक है, ये थेरेपीज वगैरह तो सब चलती रहेंगी। आप 4-5 चीजें जरूर कीजिए जिससे कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन या सीलिंग जो भी आपके लोकल एरिया में उसको पूरा पालन कीजिए। राइट हैंड से अपने मुंह, नाक या आंख को बिल्कुल मत मसलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो लेफ्ट हैंड का आप इस्तेमाल कीजिए, राइट हैंड को बिल्कुल क्लीन रखिए। हाथों को बार बार धोइए, सैनिटाइज करके रखिए, पर्सनल हाइजीन अच्छे से रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको क्वारंटाइन के लिए कहा गया है तो आप प्रॉपर क्वारंटाइन के नियम फॉलो करते हुए चलिए। ये प्रिवेंटिव मेजर्स ही हैं जिन्होंने अभी तक हमको बचा रखा और आगे भी बचा के रखेंगे। ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज केवल सीरियस पेशेंट्स के लिए हैं। हम उस स्टेज पे ही ना आए उससे पहले ही अगर हम प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मेरा ध्यान अभी भी जो हमारे देश में स्थिति है, प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देंगे तो केसेस ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। और अगर सीरियस होते हैं तो उसके लिए हम डॉक्टर्स बैठे हैं और उसके लिए जो भी बेस्ट इलाज होगा करेंगे। चलिए, डॉक्टर एम वली, डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर BL शेरवाल, हर बार की तरह आपने आशा जगाई है, होप जगाई है, बहुत जरूरी बातें आपने बताई हैं। और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो आपने बात कही, जैसा CM ने कहा कि 4 लोगों पर ट्रायल हुआ है, उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और परमिशन अब केंद्र सरकार से उस पर ली जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये रामबाण साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों डॉक्टर्स का इंडिया TV पर आने के लिए। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कोरोना पर ऑल इंडिया अपडेट।